नमस्ते। आज मेरे साथ डॉक्टर आनंद कुमार हैं और आज हम लोग एक दूसरे अहम विषय पे बात कर रहे हैं। पिछले करीब 1 डेढ़ 2 महीने से जो सीनियर लोग हैं आप लोग पूरे देश को एक चीज़ महसूस हो रही है, इन लोग उसको शब्द और वॉइस और एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं जो सीनियर हैं। अ, देश मोदी जी का जो भी नेतृत्व है उसको नोटबंदी मैं बाकी छोटी बातें नहीं कह रहा हूँ चाहे बहुत सी चीज़ें हुई, लोगों को उससे तकलीफ हो रही है। कश्मीर भी आज एक अलग-थलग पड़ा हुआ है। नोटबंदी से आम जनजीवन बहुत ही अस्त-व्यस्त हुआ है। जीएसटी से आम बिज़नेस बहुत ही अस्त-व्यस्त हुआ है और जो रही-सही सकल जो चीज़ थी, वो पूरी कर दी कोरोना के मिसमैनेजमेंट ने। कोरोना से जितने ज़्यादा लोग नहीं मरे, उससे ज़्यादा लोग जो ये नेतृत्व है इस समय और जिस ढंग से वो केंद्रीय नेतृत्व मोदी जी कह रहे हैं स्टेट का काम है और इस इधर-उधर ज़िम्मेदारी ठेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो जेपी के समय के सीनियर्स हैं, जो पीयूसीएल वाले हैं, इस तरह का जो संस्था चलाते हैं, जेपी के आंदोलन से निकल के आए हैं इमरजेंसी। आप लोग भाई साहब एक अब बात कर रहे हैं नेशनल गवर्नमेंट की। आप लोग कह रहे हैं कि अब नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, एक राष्ट्रीय सरकार होनी चाहिए, मोदी जी को हटना चाहिए। ये नेशनल गवर्नमेंट है क्या? क्यों थोड़ा हम लोग को भी समझाइए। देखिए, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, उसको हम संसदीय जनतंत्र में दलों के आधार पर संचालित करते हैं। जनता अपने प्रतिनिधि देश के हर क्षेत्र से चुनती है, लेकिन ये प्रतिनिधि दलों के अनुशासन से जुड़े होते हैं और जिस व्यक्ति के पीछे एक दल या कई दिलों का मिला के सांसदों का बहुमत हो जाए, उसको प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति संविधान की तरफ से निर्देशित है। फिर प्रधानमंत्री की यह जिम्मेदारी है कि वो देश के कानून के अंतर्गत नागरिकों की जान माल की रक्षा और राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय प्रगति का संवर्धन करे। जब कभी चुनाव होते हैं, उस समय 5 साल के लिए हमारा संविधान काल अवधि तय करता है, न उससे कम न उससे ज्यादा। लेकिन अगर परिस्थितियां इतनी बदल जाएं कि जिस संदर्भ में चुनाव हुआ था वो संदर्भ ही सारा बदल जाए, जैसे चीन का हमला 1962 में हुआ, या भारत की केंद्रीय सरकार चला रही कांग्रेस पार्टी अंदर से 1969 में टूट गई, या जो प्रधानमंत्री थे उनका बहुमत खत्म हो गया, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री चंद्रशेखर, श्री देवगौड़ा, श्री चंद्रशेखर, श्री चरण सिंह, श्री गुजराल इत्यादि इत्यादि। तब फिर से या तो चुनाव किया जाए। अटल जी भी 18 महीने वाली और अटल बिहारी वाजपेयी जी, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार। कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान में चुनाव को लेकर के 5 साल की काल सीमा तक चलने का सामर्थ्य है, लेकिन अंदरूनी कारणों से, बाहरी कारणों से, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणों से ऐसा समय आ सकता है, प्राकृतिक कारणों से भी, कि वो सरकार चल न पाए, और सरकार न चल रही हो तो फिर देश का रुकना और खतरनाक हो जाए। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें विदेशी हमला तो नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रकोप जरूर है। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें एक सरकार ऐसी चल रही है जो पिछले 7 साल से देश के की सूत्रधार है, और उसने जो आर्थिक मोर्चे पर काम किया, सामाजिक मोर्चे पर काम किया, उससे बहुत विवाद हुए, लेकिन सरकार ठहर गई ऐसा नहीं लगा, दिशा बदल गई ऐसा लगा। कोरोना काल में यानी मार्च 2019-20 से ऐसा लगने लगा है कि पहले तो केंद्र की सरकार जैसे ठहर गई, पूरी चिकित्सा व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। सौभाग्य से जो पहली तालाबंदी कहा जाए, लॉकडाउन कहा जाए, हुआ, और उसके बाद फिर जैसे एक राहत का समय आया, तालाबंदी हटी, लेकिन उस समय ही जो हुआ उसे लगा कि सरकार तो कहीं है नहीं, पुलिस का डंडा है। एकाएक रात में आपने ऐलान किया कि कल से सब कुछ बंद, और 300-400 लोगों के अस्पताल में भर्ती होने की खबर थी। लेकिन हाँ, वैज्ञानिकों ने जो भविष्यवाणी की थी वो बड़ी आतंककारी थी। हुआ कि जो जहां है वही ठहर जाए, और कहा गया हम आपको अनाज देंगे, आपको मासिक खर्च गुजारा भत्ता देंगे, तनख्वाहें दीजिए, नौकरी से मत हटाइए, ऐसा उद्योगपतियों से कहा गया। तनख्वाहें लीजिए लेकिन 1/3 तनख्वाहें देश को दे दीजिए, क्योंकि इस समय आपातकाल आ गया। ये सब कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि
कोरोना का संकट थोड़ा हल्का पड़ा, मध्यम पड़ा, और तब प्रधानमंत्री से लेकर के जिलाधिकारी तक ऐलान करने लगे कि हम जीत गए, जीत गए, जीत गए, और चलो जिंदगी वापस अपने पटरी पर आ जाती है। जो नया बजट आया, जो नया पैकेज आया, ये सेंट्रल विस्ता बनाने का हुआ, नई शिक्षा नीति का ऐलान हुआ, नागरिक अधिकार के कानून में संशोधन पर दबाव बढ़ने लगा, तो ऐसा लगा कि सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर जब कोरोना दोबारा लौटा है तो ऐसा पता चला कि ये तो बिल्कुल अज्ञानियों की सरकार, बंदर के हाथ में तलवार। इनको पता ही नहीं है कि इनकी जमीन कैसे पलट रही है, इनकी कुर्सी हवा में है या धरती पर है। इनकी नीतियों का कोई आधार नहीं था, न तो ऑक्सीजन के सिलेंडर का इंतजाम था, न ऑक्सीजन के उत्पादन का इंतजाम था। तो दुनिया भर से हम भिखारी की तरह से दौड़ने लगे, और दूसरी तरफ हमने जो व्यवस्था थी अंदरूनी, उसमें कोई भविष्य से जुड़ा हुआ प्रबंधन नहीं था, वैज्ञानिकों से विमर्श नहीं था, चिकित्सकों से विमर्श नहीं था, मतलब सरकार नहीं थी। और अभी भी ऐसा लगता है कि सरकार नहीं है। हाँ, इतना जरूर लगता है कि अब केंद्र की सरकार तो नहीं थी, राज्यों की सरकार भी लगता है कि नहीं, क्योंकि केंद्र ने सारी जिम्मेदारी अब राज्यों को दे दी और कहा कि संविधान में स्वास्थ्य मूलतः राज्यों का विषय। लेकिन राज्य सरकारें कह रही हैं कि इस तरह की राष्ट्रीय महामारी में वैक्सीनेशन जैसी जिम्मेदारी, पोलियो से लेकर के अभी तक मलेरिया, टीबी, ये सब केंद्र के हाथ में रहा है, अभी भी वहीं रहना चाहिए। आप हमको जिम्मेदारी दीजिए, हम अपना काम करेंगे, लेकिन हम जाके दुनिया के बाजार से दवाइयां खरीदें, ऑक्सीजन का इंतजाम करें, वेंटिलेटर का इंतजाम करें, तो हम आंध्र और कर्नाटक दुनिया के बाजार में एक दूसरे से लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार एक ही चीज चाहता है और एक ही चीज का दो अलग दाम है और आपस में लड़ रहे हैं, तो ये कोई राष्ट्रीयता कहाँ रह गई, राष्ट्रीय सरकार कहाँ रह गई? मतलब एक शून्य है, उस शून्य को भरने के लिए क्या किया जाए? संविधान में दो व्यवस्थाएं हैं और एक व्यवस्था संविधान के बाहर की है। संविधान की एक व्यवस्था तो है कि लोकसभा को ही विघटित कर दो और नया चुनाव कराओ, क्योंकि जो पुराना संदर्भ था निर्णय का, मतदाताओं का, वो बदल गया है। तब उन्होंने अच्छे दिन लाने के लिए वोट किया था, अब वो जान बचाने के लिए वोट करना चाहते हैं। दूसरा तरीका है कि जो संसद में जो ताकत है अभी भी थोड़ा बहुत उसका इकबाल बचा हुआ है, उसके प्रतिनिधियों का जनता के साथ, जनता का इनके प्रतिनिधियों के साथ थोड़ा बहुत संबंध संवाद बचा हुआ है, तो हम राष्ट्रीय सरकार की व्यवस्था करें, यानी बहुमत और अल्पमत, छोटा दल और बड़ा दल इस दायरे से ऊपर उठें और राष्ट्रपति की निगरानी में देश चलाने लायक क्षमता वाली सरकार बनाई जाए, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों का संयोग हो जाए, संगम हो जाए। एक तीसरा रास्ता भी होता है जो अक्सर कमजोर जनतंत्र के संदर्भ में इस्तेमाल होता है कि ये जनतंत्र की झंझट ही खत्म करो, एक तानाशाह को ले आओ, एक नेपोलियन खोज के लाओ, एक हिटलर खोज के लाओ, एक मुसोलिनी खोज के लाओ, एक याया खां, एक अयूब खां खोज के लाओ, और ये असंभव कल्पना नहीं है। तो जो राष्ट्रीय सरकार का सुझाव है वो मौजूदा संकट का लोकतांत्रिक समाधान है। दूसरा, मौजूदा संकट का दुरुपयोग करने के रास्ते को बंद करने की कोशिश है कि मध्यम वर्ग, उद्योगपति वर्ग, अंतरराष्ट्रीय ताकतें, कोई भी हमारी सेना के कुछ लोगों को, खुराफाती दिमाग वालों को इकट्ठा करके कहे कि बहुत हो गया, जब तुम्ही को इलाज करना है, तुम्ही को ऑक्सीजन का इंतजाम करना है, तुम्ही को कोऑर्डिनेट करना है, तो तुम्ही सरकार भी चलाओ, इनका क्या काम? ये नाकारा लोग हैं। तो जैसा आपने कहा, संवैधानिक तरीके से लोकतंत्र के दायरे के अंतर्गत जब सरकार का इकबाल खत्म हो जाए तो उस इकबाल को वापस लाने का लोकतांत्रिक तरीका है कि हम संसद के अंतर्गत जो ऊर्जा बची हुई है, जो क्षमता और इकबाल बचा हुआ है, उसका सदुपयोग करके दलों के दायरे को तोड़ें और राष्ट्र का तकाजा क्या है इस पर काम करें। और जैसे ही स्थिति सुधर जाए, फिर या तो बहुमत दल को सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति बुलाए या नया चुनाव करके नई लोकसभा, और फिर नई लोकसभा में जिसका नया बहुमत हो उसको सरकार का मौका मिले। भाई साहब, एक बहुत छोटा सा, एक, क्योंकि इसका बार बार रेफरेंस आ रहा है आप लोग के लेटर में भी, और जो कुछ लोग इसको जानते हैं, विद्वान लोग हैं, आप लोग बार बार बात कर रहे हैं कि इसका ब्रिटेन में इस तरह का एक वो हुआ, और एक बार नहीं कई बार हुआ। 1930 में हुआ, फिर जब विश्व युद्ध हुआ तब हुआ, उनके यहाँ नेशनल गवर्नमेंट की बात हुई, एटली और चर्चिल एक कैबिनेट में बैठे, और इस तरह की बात भी अगर हो रही है, और लोग उदाहरण दे रहे हैं नेहरू के समय का भी, जो पहली कैबिनेट बनी उसमें डॉक्टर अंबेडकर आए, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी आए, उसमें बहुत से लोगों को नेहरू ने लाने की कोशिश की।
इसका रेफरेंस भी जरा हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बता दीजिए कि। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ब्रिटेन में जब युद्ध होने लगा, दल का बहुमत स्पष्ट था। चैम्बरलेन जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने हाउस ऑफ कॉमन्स में दोबारा विश्वास प्रस्ताव हासिल किया, लेकिन उन्होंने देखा कि जो इस समय का संकट है उसमें हमारा बहुत सारा समय पक्ष और प्रतिपक्ष के संवाद और विवाद में बीतता है। राष्ट्रीय एकता की जरूरत है, राष्ट्रीय दिशा की जरूरत है। लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, तीन दिशा में देश को ले जा रहे तीन घोड़े देश का नुकसान करेंगे, दुश्मन का फायदा करेंगे। इसी तरह से जब भारत की आजादी आई, देश के कोने कोने से त्राही त्राही की भी पुकार हो रही थी, क्योंकि गांव गांव में हिंदू मुसलमान लड़ रहे थे। सिख हिंदू और मुसलमान अपने अपने घरों में डरे हुए थे, हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। न सरकार थी और न ही राजनीति का कोई सहारा था। ऐसे में जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय कांग्रेस पार्टी नाम के सबसे बड़े राष्ट्रीय मंच के प्रतिनिधि और प्रवक्ता थे, और उनके साथ सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजगोपालाचारी जैसे दिग्गज थे, रफी अहमद किदवई, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने आपस में विमर्श किया और कहा कि नहीं, देश में जो विभिन्न प्रवृत्तियां रही हैं राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में, अब संदर्भ बदल गया, अंग्रेजों का राज गया। अब भारत का राज अगर बनाना है तो भारत की विविधता को पहचानना पड़ेगा। खाली कांग्रेस भारत नहीं, यहाँ कांग्रेस भारत की सबसे बड़ी और सबसे असरदार पार्टी है, लेकिन जो भी अन्य लोग संविधान सभा में चुन के आए हैं, उनमें से जो लोग उपलब्ध हैं, सक्षम हैं और जिनकी उपयोगिता है, उनको जोड़ा जाए। तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो अखिल भारतीय परिगणित जाति फेडरेशन के नेता थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो हिंदू महासभा के बंगाल के मंत्री रह चुके थे, और इस तरह से चिट्टियार जी, जो भारतीय वित्तीय समाज के प्रवक्ता और प्रतिनिधि थे, और कुछ और जो देशी रियासतों से लोग आए थे, उन सबको मिला के सरकार बनाई। इसी तरह से जर्मनी में भी, इटली में भी, जब चुनाव के जरिए कोई जो चुनाव के पहले के गठबंधन है उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो वो दलों के दायरे से ऊपर उठ करके देश के हित की परिभाषा करते हुए एक न्यूनतम कॉमन प्रोग्राम के जरिए एक नया गठबंधन बनाते। तो एक माने में ये सर्वदलीय गठबंधन है, जो कार्यक्रम आधारित होगा, मुद्दा आधारित होगा। और इसीलिए चुनाव में तो जर्मनी में भी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी आमने सामने चूहे बिल्ली की तरह से लड़े, लेकिन जब उनको दोनों में से किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और जर्मनी का आर्थिक संकट सामने खड़ा था, तो उन्होंने कहा कि रेड और ग्रीन का, रेड और ब्लैक का हम कोएलिशन बनाते हैं, लेकिन ये साझेदारी सिर्फ इन मुद्दों तक रहेगी। कुछ माने में एनडीए सरकार ने ये मर्यादा रखी थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में, जब उन्होंने कहा था कि हमारी पार्टी के तौर पर तो हम कश्मीर का सवाल, कॉमन सिविल कोड का सवाल लाना चाहते हैं, राम मंदिर का सवाल, लेकिन चूंकि गठबंधन के अन्य सदस्य सिद्धांत इससे सहमत नहीं है, जब तक हमारी ये गठबंधन की सरकार है हम इन मुद्दों को नहीं छुएंगे। ये हमारा एक अप्रत्यक्ष अनुभव अभी हाल का भी रहा है। तो ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी। हाँ, हम ये जानते हैं कि कहाँ ये एक दूसरे की इतनी आलोचना करते हैं, और जब सरकार में बैठेंगे तो ये एक दिशा में कैसे देखेंगे, इनका मुंह तो दो अलग अलग दिशा में होगा। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इनको मालूम है कि ये इस देश के राजनीतिक दल, देश में अगर जरूरत है नए प्रबंधन की, आत्मरक्षा की, तो इनको एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाना होगा, और नहीं मिलेंगे तो इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिए जाए। ठीक बात नहीं। और जैसा आपने कहा, भी हाल के दिनों में हम सबने देखा कि कितनी ऊर्जा नष्ट हो रही है, मतलब विपक्ष और पक्ष की, टूल किट और बंगाल और दीदी मालूम नहीं। अगर ये सब ऊर्जा एक जगह होके हम लोग कोरोना से लड़ लेते तो आज हम लोग बहुत बेहतर स्थिति में होते। मतलब एक इसलिए क्योंकि उस समय के जो सेनानी रहे उसमें कुछ आप भी हैं। जेपी की संपूर्ण क्रांति की बार बार बात हो रही है इस समय, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं इमरजेंसी से बुरे दिन आ गए हैं, इमरजेंसी जैसा हो गया है। और उसी समय जेपी ने ये पीयूसीएल ये सब क्रिएट की थी, जो वॉच डॉग्स थे एक तरह के डेमोक्रेटिक सेटअप के। लेकिन उस समय का नेतृत्व किसने किया था? छात्र युवा संघर्ष में नहीं, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इफेक्टेड थे। आज भी बेरोजगारी की मार, कोरोना की मार, ये सबसे ज्यादा इसी बच्चों को, मतलब बच्चों इन द सेंस युवाओं को हो रही है। हम लोग के लिए तो बच्चे ही हैं, वो छात्र उन लोगों को हो रही है। देखिए, जेपी आंदोलन का आधार दोहरा था। एक तरफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण 1969-70 से देश के लोकतंत्र में आ रही लड़खड़ाहट को पहचान रहे थे। किसानों के बीच में नक्सलवाद फैल रहा था, मध्यम वर्ग और शहरी जनता के बीच में सांप्रदायिकता फैल रही थी।
गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग 1967 से शुरू होकर 1969-70 तक बिखर गया था और दलीय दायरों में भी कोई ऊर्जा नहीं बची थी। समाजवादी आपस में लड़ रहे थे, जनसंघ वाले लड़ रहे थे, सीपीआई सीपीएम लड़ रहे थे और कांग्रेस की लड़ाई ने तो पार्टी को ही तोड़ दिया था। और लोकतंत्र पर धनतंत्र का, लोकतंत्र पर अपराधीकरण का शुरुआती दौर आ रहा था। तो जयप्रकाश नारायण लोकतंत्र की मर्यादाओं को पुनर्परिभाषित करने का अभियान चला रहे थे, जिसमें वो कहते थे कि दल से बड़ा देश है और देश से बड़ी मानवता। इंदिरा गांधी जी चुनाव जीत चुकी हैं, बांग्लादेश का युद्ध भी जीत चुकी हैं, लेकिन वो न्यायपालिका, कार्यपालिका सबका सरकारीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं और गरीबी हटाओ की आड़ में बहुत उच्छृंखलता फैल रही है। तो लोकतंत्र को पुनः दलीय आधार से ऊपर उठाओ। तो एक तरह से उन्होंने पार्टी लिस्ट डेमोक्रेसी की बात कही, लेकिन मूलतः उन्होंने चुनाव सुधार और दल सुधार और न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में लक्ष्मण रेखाओं का सम्मान की बात कही। दूसरी तरफ जमीन पर गरीबी हटाओ के आधार पर बनी सरकार ने जब अपनी नीतियां लागू करना शुरू किया तो वहां चोर बाजारी, काला बाजारी गुजरात में दिखाई पड़ी। वो दिखाई पड़ा कि चुनाव के लिए चंदा लिया और उसके बाद फिर तेल का दाल बढ़ाने के लिए छूट दे दी मूंगफली के लॉबी को, और विद्यार्थियों की फीस बढ़ने लगी, विद्यार्थियों का खर्चा बढ़ने लगा और उधर रोजगार का कहीं कोई निर्माण नहीं हो रहा था। भयंकर सूखा पड़ा 2 साल लगातार गुजरात में। अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल के दाम में उछाल आ गया, तो फिर देश में हर चीज का दाम बढ़ गया, लेकिन आमदनी घट गई, रोजगार के दरवाजे खुले नहीं। तो विद्यार्थियों की नाराजगी थी शिक्षा को लेकर के, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर और भ्रष्टाचार को लेकर। भ्रष्टाचार ऐसा मुद्दा था जो जयप्रकाश नारायण के अगुवाई में चल रहे नागरिक अभियान और जमीन से ऊपर उठ रहे विरोध के स्वर को जोड़ता था। लेकिन दोनों में फर्क यह था कि विद्यार्थियों, नौजवानों का जो गुस्सा था वो अंधा था, वो बसों को तोड़ रहा था, पुलिस से लड़ रहा था और कोई दूरगामी समाधान की रणनीति नहीं थी। जयप्रकाश जी के प्रयास की सीमा ये थी, उसका जनसंपर्क बहुत सीमित था सर्वोदय को छोड़ करके, और सर्वोदय भी एक सूख रहा आंदोलन था। विनोबा ने तो क्षेत्र संन्यासी ले लिया। तो जयप्रकाश ने अपनी तरफ से लचीलापन दिखाया और एक शिक्षक की तरह से, मार्गदर्शक की तरह से, चिकित्सक की तरह से अंधे गुस्से से पीड़ित युवा शक्ति को आह्वान किया कि आप सभी कम से कम 1 साल के लिए पढ़ाई का सिलसिला रोक करके, हिंसा से दूर रहने की कसम लेकर के, और तीसरा अपने अपने दलीय अस्मिताओं से ऊपर उठ करके राष्ट्रीय नागरिकों की तरह से आगे आओ। फिर उन्होंने दूसरे दायरे में दलों को इकट्ठा करने की कोशिश की, जिसमें कांग्रेस तक से उनको गूंज मिली, और तीसरा उन्होंने फिर शहर और गांव की दूरी दूर करने के लिए जनता सरकार की बात और गांव की तरफ जाने की बात की। इसी बीच में इंदिरा जी का अपना जो वर्चस्व था वो खतरे में पड़ गया। पहले वो गुजरात का चुनाव हारी, फिर खुद उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगते हुए उनकी अपनी प्रधानमंत्री पद की कुर्सी राजनारायण जी के पिटीशन पर खत्म हो गई। उनकी अपनी पार्टी में उनको कोई भरोसे का मिला नहीं। डीके बरुआ, सिद्धार्थ शंकर रे, ब्रह्मानंद रेड्डी, चौहान, ये सब नेता लोग तो थे, जगजीवन बाबू, बहुगुणा, लेकिन इनमें से किसी पर न इंदिरा जी को भरोसा था और न कोई इंदिरा जी को इस तरह के हालत में आगे प्रधानमंत्री चाहता था। और फिर संजय गांधी के साथ एक कोठरी का उभार हुआ और इमरजेंसी आ गई, तो जयप्रकाश जी को फिर अपना पैर पीछे हटाना पड़ा। कहाँ तो वो निर्दलीय लोकतंत्र के निर्माण की बात के लिए निकले थे, और दूसरी तरफ विद्यार्थियों के बीच में भी एक तरह का आत्मचिंतन हुआ, और फिर हुआ कि ये लड़ाई अब विद्यार्थियों के बस की नहीं है, अब चुनाव के जरिए ही संवैधानिक समाधान निकलेगा। तो विद्यार्थियों को, हमारे आप जैसे लोगों को जयप्रकाश जी ने खुद कहा कि आप लोग या तो अपनी पढ़ाई में वापस लौटिए या गांव में काम करिए, अब तो ये मामला चुनाव में ही सुलझाया जा सकेगा। और कई नेता चुनाव में जाना नहीं चाहते थे, जेलों में बंद थे, लेकिन जयप्रकाश जी ने अपने अनुभव, अपने ज्ञान और विवेक से कहा कि नहीं, चुनाव में जाओ, हाँ नई पार्टी बनाओ। तो उन्होंने ढेर सारे नेताओं को इकट्ठा करके एक पार्टी बनाई। तो कहाँ तो वो दलविहीन जनतंत्र के लिए निकले थे और कहाँ एक दल के जरिए जो पुराना जनतंत्र था उसी की वापसी के लिए लड़ने लगे। तो ये नायक का कौशल था। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो जेपी आंदोलन का संपूर्ण क्रांति का आह्वान था, उसका अधूरा रह जाना आज के संकट का एक बड़ा कारण। आज जो लोग नायक की भूमिका में हैं, इस समय की मौजूदा कैबिनेट के कम से कम आधे से ज्यादा लोग, मौजूदा लोकसभा के विभिन्न दलों के सदस्यों में से कम 1/3 लोग जेपी आंदोलन के कार्यकर्ता थे।
लेकिन इन्होंने, जयप्रकाश तो कह रहे थे कि हमको मूल व्यवस्थागत बदलाव लाना है, और ये सुन रहे थे कि हमको सत्ता में बदलाव लाना है। व्यवस्था तो बदली नहीं, सत्ता बदल गई जरूर, और एक बार नहीं कई बार बदली, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलने से आज हम स्वास्थ्य का संकट देख रहे हैं। आज दवाई का सवाल है, आज कमाई का सवाल है, आज पढ़ाई का सवाल है, उससे भी आगे बढ़ के रिहाई का सवाल है, और इसका कोई उत्तर नहीं है। और इसीलिए लोकनायक जयप्रकाश द्वारा बनाई गई सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी ने राष्ट्रपति को निवेदन किया है कि आप इस पर पुनर्विचार करें। आपने जिनको शपथ दिलाई थी वो शपथ अब वो निभा नहीं पा रहे हैं, तो कब तक हम संविधान का अवमूल्यन देखेंगे, कब तक हम लोगों की लाशों की गिनती करेंगे। हमने डांस ऑफ डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया था 2019 में, ये तो डांस ऑफ डेथ हो रहा है। सिलसिला बदलिए और नेतृत्व बदलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। मैं इस सिलसिले को आगे भी इसलिए क्योंकि और लोग जो हैं ये देश भी समझना चाह रहा है, जो यंगर जनरेशन है उसको भी आपको ये समझाना है कि नेशनल गवर्नमेंट, इसकी आवश्यकता, राइट टू रिकॉल, ये बहुत से एक दूसरे से मिले हुए सवाल हैं। बहुत धन्यवाद। वैसे का इसको जरूर आगे चर्चा जारी रखेंगे और किसी को भी लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जी नमस्कार।